उत्तर प्रदेश के लोगों को तो इस बात की आदत थी कि गांधी परिवार का आशीर्वाद किस सीट को मिलेगा, क्योंकि रायबरेली और अमेठी तो थी, बाद में दो और गांधी आए। पहले तो मेनका गांधी आई, विरोध में आई, बड़ा आश्चर्य माना गया है ना। पहले अपने जेठ के खिलाफ ही लड़ी थी, खैर इलेक्शन नहीं जीती, फिर उसके बाद एक पैरेलल राजनीति की। लेकिन पीलीभीत में वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, ये बात आखिरी निर्दलीय, मुझे याद नहीं है कि अब हाल फिलहाल में कोई निर्दलीय जीत रहा हो यहाँ, ऐसे समय में जब राजनीति बिल्कुल दो ध्रुवों में आ गई है, दोनों तरफ के लोग अलग अलग खड़े हैं और पूरी जो लड़ाई है वो दो में है। लेकिन ऐसा आपको याद आता है क्या कि कभी गांधी परिवार इतना बेबस और लाचार दिखा हो कि उसको ये इंतजार करना पड़ा हो कि हाईकमान उसको टिकट देगा या नहीं देगा, दूसरी तरफ इतना मजबूर हो कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं? ऐसा पहले कभी आपने देखा? दो गांधी परिवार हैं, आप कौन से गांधी परिवार की बात कर रहे हैं? 10 जनपथ वाला या मेनका गांधी वाला? मैं आपसे दोनों की बात कर रहा हूं कि एक वो परिवार है जो इंतजार करता है कि किसको आशीर्वाद देना है, ये करता था। और एक वो है, अगर आपको याद हो तो 2014 में नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले तक वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में थे और राष्ट्रीय महामंत्री थे जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से वरुण गांधी का पार्टी में महत्व कम होना शुरू हो गया और वरुण गांधी की समस्या ये है कि बिना किसी वैचारिक संस्कार के वो संघ के लोगों से ज्यादा बड़े हिंदू होने का प्रयास करते हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि चुनाव के समय कट्टर बहुत आक्रामक हिंदुत्व की लाइन लो, पोलराइजेशन कराओ और इलेक्शन जीत लो। आपको याद होगा 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय वरुण गांधी के ऊपर मुकदमा हुआ था, वो जेल भी गए थे चुनाव के समय और एटा जेल में 2 दिन उनको शायद रहना पड़ा था, अगर आपको याद हो। तो केवल उनकी एक कट्टर हिंदुत्व की लाइन के चलते वो कभी नरेंद्र मोदी की सरकार के समय ना पार्टी में कोई उनको भी स्थान मिला, ना उनको कभी गवर्नमेंट में स्थान मिला। और अभी अगर हाल की घटना हम देखें 2021 में 2020 में किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 1 साल से ऊपर धरना चला और उसके बाद अक्टूबर 21 में जो लखीमपुर में घटना हुई, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे का जो टकराव हुआ किसानों से लखीमपुर में और उसमें कई किसानों की मौत हुई और उसमें अभी वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हैं। तो इस सारे मुद्दे को लेकर के वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्टैंड था वो बहुत ही आक्रामक था, बहुत ही हॉस्टाइल था और वो बिल्कुल विपक्षी नेताओं की भाषा बोल रहे थे और समय समय पर उनके ट्वीट आते थे कि गन्ना किसान परेशान है, धान किसान परेशान है और धान का ढेर लगा हुआ है, उसका धान नहीं खरीदा जा रहा, क्रय केंद्रों पर उसका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। उसके बाद जो अभी मार्च में जो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी उनकी भूमिका नगण्य थी, कोई खास भूमिका नहीं थी, मेनका गांधी की भी कोई खास भूमिका नहीं थी। तो वो वरुण गांधी लगातार 10 साल से हाशिए पर चल रहे थे, हालांकि उनको 2014 में टिकट मिला, उनको 2019 में टिकट मिला। तो 10 साल हाशिए में रहने के बाद अब स्थितियां एकदम साफ हो गई हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के रहमो करम पर हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को अपने टर्म्स और कंडीशंस को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं और उन्होंने अखिलेश यादव से संपर्क साधा है, कई राउंड की मुलाकातें हुई हैं। अब उनकी क्या शर्तें हैं, क्या उन्होंने मांगा है, अखिलेश यादव ने स्वयं इस बात को जाहिर कर दिया है कि पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है। लेकिन कल ही बुधवार को समाजवादी पार्टी ने भगवत सिंह गंगवार को अपना प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया और आज गंगवार साहब का बयान आया है कि यदि पार्टी यहां से वरुण गांधी को खड़ा करती है तो वो रिटायर होने को तैयार है। तो अब जो है 20 अप्रैल को पहले फेज के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, 8-9 दिन का समय है और यदि और पहले फेज की पोलिंग शायद 20 अप्रैल को है। तो अब जो है एक लेस देन 10 डेज का समय है। तो वरुण गांधी को अब जिस मुकाम पे आ गए हैं
तो अब उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई सम्मानजनक समझौता हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम दिखती है। और यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जतिन प्रसाद जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो लड़ सकते हैं पीलीभीत से चुनाव। और कल उनको दिल्ली तरफ भी किया गया है। तो अभी कोई बीजेपी से खबर छन के नहीं आई है कि उसमें क्या हो रहा है। तो वरुण गांधी के बीजेपी से के उम्मीदवार बनने की संभावना मेरी जानकारी के अनुसार लगभग नगण्य है। जी और ये इस बात से भी प्रमाणित होता है कि समाजवादी पार्टी से उनका नाम चलने लगा। अखिलेश यादव ने बयान दे दिया और फिर ये इंडिकेशन आ गया कि ही कैन कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से तो कोई नेता का आचरण नहीं होता और वो चल नहीं पाता। तो मुझे कोई उम्मीद अब नहीं लगती कि उनको बीजेपी टिकट देगी। जी मैं राजकुमार जी के पास आता हूँ। आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति में कोई दया और ममता नहीं होती, राजनीति में लेना और देना होता है। आप मेरे लिए कितने यूज़फुल हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, इसी आधार पर चलती है राजनीति और वोट लाने की ताकत। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से वरुण गांधी का स्वागत करती सी दिख रही है, वो चाह रही है कि अगर वो आ जाएं तो हम उनको टिकट दे दें। उधर वरुण गांधी भी जिस तरह से उन्होंने बयानात दिए थे, जिस तरह उनकी एक लंबी श्रृंखला थी केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, और चूंकि जिस तरह की हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने शुरू की थी, गीता पर जिस तरह के बयान थे, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी इस तरह के किसी लीडर की। वो खुद में ही अपने आप में हिंदुत्व की पुकार माने जाने लगे और फिर योगी जी के आने के बाद तो मुझे लगता है वो धारा पूरी तरह उनमें निश्चित हुई। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये लेना देना कुछ उनको आगे ले जा सकता है, या गांधी नाम की जो चमक थी उसके खत्म होने की तरफ है? धीरेन्द्र, देखिए दो चीज़ें हैं। गांधी नाम की चमक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ है। गांधी नाम की चमक वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ नहीं है। उनके नाम के आगे गांधी ज़रूर लगा है और वो गांधी नेहरू परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन राजनीति में अगर गांधी नेहरू परिवार को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के लोग हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है और उनका क्या इसमें फ़ायदा है, तो अखिलेश यादव को देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पीलीभीत में एक जनाधार वरुण गांधी का है, उसके पहले मेनका गांधी का था। और अभी भी बीजेपी की लीडरशिप इस बात को लेकर उनके अंदर कहीं चर्चा चल रही है कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वरुण गांधी पर मुझे लगता पटाक्षेप है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या मेनका गांधी अब तैयार होंगी, इस पर ये एक सवाल है और इसीलिए ये टिकट डिले हो रहे हैं वहाँ पर। अखिलेश यादव उन्हें टिकट दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। भगवत शरण गंगवार, जैसे कि भट्ट साहब ने कहा, वहाँ पर वापस भी ले सकते हैं अपना नाम। तो एक लगता है अखिलेश यादव को कि एक तो ठीक है, वरुण गांधी एक नाम है, बड़ा नाम है, तो उनके लिए एक हो जाएगा कि उन्होंने उनको इंडिया गठबंधन में ले लिया। अब ये भी देखना होगा कि वरुण गांधी को लेने से पहले अखिलेश यादव की राहुल गांधी से क्या बात होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक इंडिया गठबंधन के तहत ही दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मामला उतना आसान भी नहीं है। तो अभी इसमें कई सारे पेच हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनको दुरुस्त करना पड़ेगा अखिलेश यादव को और वरुण गांधी को। लेकिन जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आ जाएगी तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। एक दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किसी भी सीट पर उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ता, वहाँ पर सिर्फ मोदी जी का नाम चुनाव लड़ता है और योगी जी के उदय के बाद कुछ हद तक योगी जी का। तो चाहे वो जो भी नेता हो, जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि 2009 में वरुण गांधी के कई बयान बहुत ही चर्चित हुए और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल थे, उसके बाद से लगातार आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का, आप अगर किसी भी सीट पर जाके देख लीजिए, वो लखनऊ को छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ते हैं, बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, ऐसी कुछ सीटों को छोड़ दीजिए तो बहुत से ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे जो 2014 में 2019 में जीत गए क्योंकि मोदी जी का नाम है। तो ये बीजेपी को अब कोई समस्या नहीं है कि वरुण गांधी नाराज़ होते हैं क्योंकि या नहीं होते हैं। वरुण गांधी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जिनके चलते बीजेपी के आलाकमान या बीजेपी से जुड़े लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। तो ये तो उनका एक इशू है। अभी मैं धीरेन्द्र जी इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपके संवाददाता अभी निखिल ने बताया कि अमेठी और रायबरेली में अभी तक बहुत अनिश्चितता है।
वहां पर पूछने पर लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है कि गांधी नेहरू परिवार का कोई भी चुनाव न लड़े। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई तो ठीक है, रायबरेली से लोगों को लग रहा है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अमेठी से भी लोगों को लगता है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि इस बार वहां चीजें कुछ बदल भी सकती हैं। लेकिन अभी तक नाम नहीं आया और ये लग रहा है कि दोनों में से कोई भी ना लड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग भी ये आश्चर्य में हैं और शौक में हैं कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस छोड़ कैसे सकती है। जो पॉलिटिकल पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का है, जो राजनीतिक क्षमता है, उससे कोई किनारे कैसे कर सकता है। मैं आपसे सिर्फ ये आत्मघाती फैसला होगा कांग्रेस का अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, रायबरेली या अमेठी दोनों सीटों से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आत्मघाती फैसला होगा। और मैं एक अहमद फराज साहब का शेर आपसे कहना चाहता हूँ कि आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। तो राजनीति में आज देखिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर बनारस में चुनाव अपना पूरा अभियान चलाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना होल्ड कर लिया, बनारस से लगातार लड़ रहे हैं। और कांग्रेस जिसका कि पूरा जो चुनाव का या आज़ादी के बाद से जो उत्थान है उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी भूमिका है। प्रयागराज में आनंद भवन, फूलपुर, अमेठी, रायबरेली, नेहरू जी से लेकर फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सबका। और भले आज मुश्किल समय है कांग्रेस के लिए, कई बार वो हताश भी हैं, लेकिन ऐसी हताशा में राजनीति बहुत लंबे समय तक चलती है, बरसों लगते हैं। बीजेपी 2 सीट से लेकर आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। अगर वो किसी कारणवश उत्तर प्रदेश को छोड़ते हैं और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश को उन्होंने दरकिनार करके रखा है, सीट तक नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक उनके लिए बड़ी गलती करेंगे जिसका खामियाजा कांग्रेस को आगे और भी भुगतना पड़ेगा। अभी तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी। और ऐसा नहीं है, 2009 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था। 2009 में कांग्रेस ने, मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस की 22 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सीटें आई थी। तो वो जो एक चीज़ थी, और उसके बाद से पूरे देश में ही कांग्रेस हाशिए पे जा रही है, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में ही चली जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर वो सोचेंगे इस विषय में, क्योंकि रायबरेली, ये भी ठीक बात है कि रायबरेली, मनोज पांडे जब से बीजेपी में गए हैं तो ये लग रहा है कि रायबरेली कांग्रेस के लिए टफ हो सकता है। अमेठी वो हार चुके हैं स्मृति ईरानी से राहुल गांधी पहले ही। लेकिन ये भी मानना है, मेरा भी मानना है और दूसरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी, कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से आती हैं तो वो सीट कांग्रेस की है। चाहे मजबूत बीजेपी जरूर हुई हो, लेकिन कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा। और अमेठी में भी मुकाबला टफ हो सकता है अगर राहुल गांधी आते हैं तो। आपके पास आता हूं मैं एक बार फिर। वैसे निखिल, लंबे समय तक अगर मैं देखूं, आप लगातार जाते रहे, अमेठी जाते रहे, रायबरेली जाते रहे, और बात राजकुमार जी ने कहा कि ये आत्मघाती फैसला होगा अगर वो छोड़ते हैं यूपी। लेकिन आपको लगता है कि यूपी ने तो उनको बहुत पहले छोड़ दिया। एक सीट रिश्ते की सीट थी जो काम से ज़्यादा रिश्ते की वजह से दी जाती थी, रायबरेली है, वो सोनिया जी ने छोड़ दी। तो आपको लगता है अब पकड़ रही है क्या रायबरेली कांग्रेस बीजेपी को, या मुक्त हो रही है बीजेपी, जैसा यूपी मुक्त हो रहा है गांधी परिवार से, जैसा अक्सर बीजेपी के बड़े नेता कहा करते थे? देखिए, ऐसा नहीं है। पहले आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टिकोण से। अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके साथ ही आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का नाम लीजिए तो बात अलग है। मतलब इनका उत्तर प्रदेश से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और भी कुछ नाम इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं अमेठी और रायबरेली पर। अमेठी और रायबरेली, दरअसल पहले अमेठी पर शुरू करते हैं। अमेठी एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस लोगों के जहन में है, कांग्रेस उनकी सांसों में बसा हुआ है। पिछले बार के चुनाव का अगर आकलन करें आप, तो जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा था और जो बीजेपी की मोदी की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर थी, उसके आधार पर स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। लेकिन ऐसा इस बार होगा ये नहीं कहा जा सकता। स्मृति ईरानी का जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में काम जरूर किया है, बहुत सारे दौरे किए, लोगों से मिलती रहीं, लेकिन जब किसी के मूल कैरेक्टर में ही कांग्रेस हो तो उसको आप इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। तो कुछ गुस्सा इस बार स्मृति ईरानी के लिए भी होगा। तो मैं ये मानता हूं, जितना मैंने इधर बीच देखा, कि अगर राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन कर देते हैं, 2-4 बार चले भी जाते हैं, तो वो चुनाव जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब चलते हैं रायबरेली में।
रायबरेली में समस्या ये है कि रायबरेली में चूंकि सोनिया गांधी अभी तक नामांकन कर देती थी और प्रियंका गांधी लोगों से मिल लेती थी, बस चुनाव जीत जाती थी, बहुत बड़े कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जब सोनिया गांधी चली गई है राज्यसभा, तो ऐसे में प्रियंका गांधी अगर चुनाव रायबरेली से लड़ती हैं तो एक नया और युवा चेहरा मिलेगा जो है रायबरेली को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो वहाँ का कांग्रेस के गढ़ जो माना जाता है, वहाँ के जो मूल कैरेक्टर में रायबरेली के भी जो कांग्रेस है, वो पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा और बड़े मतों से प्रियंका गांधी जो है वहाँ से चुनाव जीतेंगी। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कांग्रेस के पास दो इक्के हैं, एक प्रियंका गांधी और दूसरा राहुल गांधी। तो क्या कांग्रेस दोनों को अगल बगल की सीट से चुनाव लड़ाएगी, बाकी राज्यों में जो है वो अपने जो है महज जो अपने पार्टी के लोग हैं उनको चुनाव लड़ाएगी? कांग्रेस को इस तरह का फैसला भी कर सकती है कांग्रेस की दोनों में से एक को कोई जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा दे और एक को कोई और से लड़ा दे, कहीं और से लड़ा दे, क्योंकि वायनाड राहुल का नाम हो ही चुका है चर्चा में। तो हो सकता है वायनाड से राहुल लड़ रहे और रायबरेली से प्रियंका लड़ ले। अभी मतलब पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि प्रियंका यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी या राहुल नहीं लड़ेंगे। अब आप पूरे दृष्टिकोण को देखिए, चूंकि मनोज पांडे अब समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मनोज पांडे को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो चाहे प्रियंका गांधी हो या गांधी परिवार का कोई करीबी सदस्य उस सीट से चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में मनोज पांडे उसे कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन बिल्कुल गलत फीडबैक रहा ये भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है कि अगर मनोज पांडे को चुनाव लड़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं कांग्रेस से टूटकर। तो ऐसे में उनके और उनके बीच में जो क्लैश होगा, इससे मनोज पांडे चुनाव हार जाएंगे और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी जो है काफी लंबी रही इन दोनों के बीच में। तो ऐसे में ये खतरा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी। जहां तक कांग्रेस के भविष्य का सवाल है, आप देखिए जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के दम पर राज करती थी पूरे देश में, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वो राजीव गांधी से लेकर वो इंदिरा गांधी की वो तस्वीरें आप देखिए उत्तर प्रदेश में, जो पुराने समय में मैंने बहुत बचपन में देखा था। मैं चूंकि सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूं, तो मैंने बहुत सारी तस्वीरें उनकी देखी। वो लॉन्ग बूट पहनकर राजीव गांधी आते थे और गांव-गांव गली-गली में घूमते थे। उनके पीछे जो जन समर्थन चलता था, वो समर्थन आज भी है, पर उसको दोबारा जगाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। जो क्षमता राहुल गांधी में कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर प्रियंका गांधी में है। एक और सवाल आ जाते हैं बार बार जब प्रियंका गांधी का नाम आता है तो उठता है, प्रियंका गांधी को तो भाई पिछली बार चुनाव में भी जिम्मेदारी मिली थी, कुछ खास नहीं कर पाई। तो ऐसे में ये सवाल उठेगा कि प्रियंका गांधी का जादू तो नहीं चला। ठीक है, मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चला, पर रायबरेली में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलेगा, ये मतलब कतई माना नहीं जा सकता। प्रियंका आज भी जो है उनकी एक्सेप्टेंस है। आगे आता हूं, आपकी राहुल बात की भी एक्सेप्टेंस उस इलाके में। आगे बढ़ता हूं, वीरेंद्र जी के पास जाता हूं। वीरेंद्र जी पहले एक सुन लीजिए आप, मैं आपकी बात वीरेंद्र जी एक बस बाइट पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी यहां से अगर वायनाड भी जाते हैं, चलिए मान लीजिए वायनाड जा रहे हैं, लेकिन वो तो कम्युनिस्ट पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके उस पर खड़ी है, यहां तक कि उनको राय दी जा रही है कि आप यूपी से लड़िए। उधर इस तरह का एक बार बाइट सुनवा दीजिए। आज जिस तरह की बेचारगी दिखी कि जिस पार्टी के नेता अमीर थे, मुझे लगता है कि वहां आवाज जारी है, नहीं देखिए, जिस पार्टी अमीर नेताओं की पार्टी गरीब पार्टी है, ये कह रहे हैं लोग कांग्रेस के बारे में। आज एक बार राहुल जी की जरा बाइट सुनवा दीजिए जो उन्होंने कहा है जरा। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। क्रिमिनल
एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। इस तरह की बात आपको सुनना वीरेंद्र जी, इस तरह का मतलब हो सकता है कि उनके ग्रीवेंसेस को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हो, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है, जिस तरह की लड़ाई वो केरल में सोच रहे हैं, और मैं ये फिर बार मैंने 2 गांधी परिवार के सदस्यों को तो बीजेपी में जूझते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर वायनाड से भी लड़ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है वीरेंद्र जी कि उनमें उस तरह की एक लड़ाई दिख रही है, उस तरह से, जबकि वो डिसेसिव फैक्टर माने जाते थे हिंदुस्तान की राजनीति का गांधी परिवार के लोग? कुछ इतिहास से सबक लेना चाहिए और खास करके उत्तर प्रदेश की धरती पे पिछले 4 दशकों में जो ग्राउंड लेवल पे जो एकदम स्थितियां बदल चुकी हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद, तो कांग्रेस को अब जो है अब रिकॉन्साइल करना सीखना चाहिए। और 1984 आखिरी लोकसभा चुनाव था जब कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला था। 2024 में ये 10वां लगातार लोकसभा चुनाव होगा जहां कांग्रेस को ये मैं कह सकता हूं कि बहुमत नहीं मिलने वाला। 9 में तो बहुमत नहीं मिला। और आज पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा पे अपने सदस्यों की संख्या के बल पर राज्यसभा में अपना सदस्य भेजने की क्षमता खो चुकी है, बल्कि और 2 दशक हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं है। 3 नेता हैं, लेकिन वो अन्य राज्यों से हैं। प्रमोद तिवारी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राजीव शुक्ला हैं। कांग्रेस का एक भी सदस्य आज की तारीख में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नहीं है। और विधान परिषद में भी चुनाव जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की स्ट्रेंथ पे होता है। विधान परिषद में और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टीचर्स है, ग्रेजुएट है, लोकल बॉडी है, नॉमिनेशन है। तो कांग्रेस को अब ये मान लेना चाहिए कि अब वो उत्तर प्रदेश में वो इतिहास बन चुकी है और जो कुछ भी शंका बनी हुई है वो 4 जून 2024 को वो सब सामने आ जाएगा कि स्थितियां क्या हैं। तो कांग्रेस अब रायबरेली और अमेठी में अब एक मीठी यादें हैं, एक स्मृति है और पेट्रोनेज की जो पॉलिटिक्स है कि राजा साहब आएंगे और साहब आएंगे और इलेक्शन लड़ लेंगे। और 2012 से कहा जा रहा है कि प्रियंका कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड है, प्रियंका उतरेंगी तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। 2017 में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का बाकायदे गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी उस समय रूलिंग पार्टी थी, वो 47 पे सिमट गई और कांग्रेस 7 पे सिमट गई। आज कांग्रेस के केवल 2 एमएलए हैं। उन 2 एमएलए में भी एक जो है प्रमोद तिवारी की पुत्री है और एक एमएलए महाराजगंज से है। तो आज वास्तविक स्थिति ये है कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास उत्तर प्रदेश में क्लियरली आइडेंटिफाइबल वोट बैंक नहीं है। केवल ऐसा वर्ग जो है, छोटा सा वर्ग, हाँ, कांग्रेस के पास आज की तारीख में जो अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी से, वो इसलिए हुआ है ताकि मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोका जा सके। तो एक वोट है, लेकिन केवल एक समुदाय या एक जाति के वोट से लोकसभा का चुनाव जीता नहीं जा सकता। और फिर भी अगर अभी भी कांग्रेस को अगर ये लगता है कि प्रियंका को अगर वो चुनाव में अगर उतार दें रायबरेली से, वो जीत सकते हैं, ये बात तो कांग्रेस का कोई नेता रायबरेली में कहने की स्थिति में नहीं है। और जो भी भ्रम बना हुआ है और जो भी दावे हैं वो सामने आ जाएंगे। तो प्रियंका ऐसा नहीं है कि जो एक आम चर्चा है कि भाई बहन में कुछ जो है रस्साकशी है, टग ऑफ वॉर है या पावर स्ट्रगल है। प्रियंका गांधी खुद भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। कांग्रेस भी उनको वहां से लड़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि और
बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, ये बात प्रियंका को लेकर यूपी में साबित हो चुकी है। अब क्या बचा है? और ये बात सही है कि मनोज पांडे के वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। ये मीडिया में स्पेकुलेशन है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं आया है। वहां से दिनेश सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं, जो इस समय योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, अन्य लोग भी हैं। तो अब गांधी परिवार का जो पैट्रोनाइज करने की जो एक ताकत थी, जो एक युग था, वो राजीव गांधी के बाद 2 बार वहां फिर से सोनिया जी एमपी हो चुकी हैं, 2004 में, 2009 में, फिर 2014 में। तो अब वो युग अब बीत चुका है और मुझे लगता नहीं कि कोई हिम्मत करेगा गांधी परिवार से अमेठी और रायबरेली से इलेक्शन लड़ने की। यहां तक कि राहुल की जो उम्मीदवारी है वायनाड से, उसको भी चुनौती मिल रही है सीपीआई की ओर से। तो अब यूपी का युग बदल चुका है। अब लोगों का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत कुछ हो चुका है। हर जाति हर वर्ग का नेता है, हर जाति हर वर्ग की अपनी पार्टी है। और जिस तरह की राजनीति बीजेपी ने पिछले 10 साल में की है, गैर यादव पिछड़ा, गैर जाटव दलित और प्लस लाभार्थी और कल्याणकारी योजनाएं, उसने भी जातिवादी जाति पे आधारित पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसको बहुत चोट पहुंचाई है समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को। बीएसपी का आज यूपी असेंबली में केवल 1 विधायक है और इसी पार्टी को 2007 में यूपी में बहुमत मिला था। जी। अब राजनीति बहुत बदल चुकी है उत्तर प्रदेश की, बदल गई है। मैं राजकुमार जी के पास जाता हूं। राजकुमार जी, प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि मतलब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझा पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आते हैं तो 52 का चुनाव पूरी तरह से जिताते हैं, उसके बाद लगातार वो जीतते हैं, 62 तक जीतते हैं। इंदिरा गांधी आती हैं, भले ही 77 का चुनाव इमरजेंसी के बाद हारती हैं, लेकिन 80 में फिर जिताती हैं। राजीव गांधी आते हैं तो एक सहानुभूति वोट, आप चाहे जो भी कहिए, लेकिन एक अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट लेके आते हैं जनता के बीच से। राहुल गांधी भी आते हैं अगर 2004 में, तो सरकार बन जाती है। लेकिन जब प्रियंका गांधी लैंडिंग करती हैं तो वो क्रैश लैंडिंग हुई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ी नहीं। फिर बहुत बुरी तरह उस समय उन्होंने कहा। इसके बाद फिर आप देखिए अलग अलग राज्यों में उनको जो प्रभार भी दिए जाएं या वहां भी कोई इंप्रेसिव नहीं रही हैं वो। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक हार से जो वापस चला जाए लीडर दिल्ली, वो मकान खरीदा जा रहा है, ये तमाम चीजें खरीदी जा रही हैं, वो सब चीजें अब मुझे लगता है कि जनता जो है रॉयल, जो लोकतंत्र की रॉयल फैमिली का कंसेप्ट है, उसको भी भुला चुकी है। वो अब नहीं मानती है। वो आपके आने के बाद जिस तरह का जिक्र निखिल ने किया, वाकई निखिल उस समय बच्चे रहे होंगे जब सुल्तानपुर में वो फोटो देखते होंगे राजीव गांधी घूम रहे हैं, तो भाई ये उनकी सरकारें रही हैं, उनकी सीट रही है। रायबरेली में मैं जब 2014 में मेन सड़क पे घूम रहा था तो इतना गहरा और पानी साइड से पूरा का पूरा सई नदी, 2019 में सई नदी को देखने के बाद लग रहा था कि ये कैसे 2019 के बनारस को और रायबरेली को एक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी को लेकर जो परसेप्शंस बनाए गए थे, आपको क्या लगता है कि सिर्फ राजनीतिक परिवार भक्ति ही उनको ताकत दे रही है? अब नई किस्म की राजनीति में उनका कोई रोल नहीं होगा कि हम हारेंगे तो भी लड़ेंगे, हम गणित बनाएंगे, हम दोबारा से सड़कों पे आएंगे, आप आएंगी और जीतेंगी तो रहेंगी, नहीं तो फिर आप चले जाएंगी। ऐसे में आपको लगता है कि वो कोई और जगह से भी लड़ने की हिम्मत जुटाएंगी रायबरेली के अलावा? बिल्कुल, आपने धीरेन्द्र जी जो कहा उसमें मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी के आने का समय, राजनीति में उनके उतरने या उनके इमरजेंस का समय वो है जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी छाए हुए हैं। तो ऐसे में आप देखिए कोई भी नहीं लड़ पा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ भारतीय राजनीति में 2014 के बाद, उसके पहले गुजरात में थे, कि जो भी आया वो समझ लीजिए उसके बाद वो कोई टिक नहीं पाया उनके सामने। तो एक कारण ये है। इसके अलावा जो बात आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि रायबरेली अमेठी में जो विकास काम होना चाहिए था 2004 से लेके और 2014 तक इनकी सरकार थी, वो नहीं हुआ। रायबरेली अमेठी क्यों, आप देखिए कि प्रयागराज में भी नहीं हुआ
वो एक रोड है जो प्रयागराज को रायबरेली से कनेक्ट करती है, वो कितने साल लग गए बनने में, बनारस से सुल्तानपुर की रोड को कितने साल लग गए, क्योंकि ये माना जाता था कि रायबरेली और अमेठी में तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस का मतलब क्या है, गांधी परिवार जीतेगा ही। अमेठी से सोनिया गांधी 99 में जीती और लगातार फिर वो अभी तक 2019 तक, उसके बाद रायबरेली शिफ्ट हो गई। तो अब ये नहीं चलेगा। ये भी बिल्कुल सच है कि ये जो एक होता था कि एक बड़ा नेता आ गया, उसका फैमिली बैकग्राउंड है तो उनको जीत जाना, अब ये नहीं चलेगा। लेकिन रायबरेली और अमेठी से इतनी आसानी से गांधी नेहरू परिवार को खारिज भी नहीं किया जा सकता। ये भी एक सच है, क्योंकि कई काम इन्होंने नहीं किए, कई विकास कार्य धीरे हुए, लेकिन कुछ विकास के काम हुए भी हैं वहाँ पे जो बाकी प्रदेश से वहाँ को अलग करते हैं। जैसे सैफई में मुलायम सिंह जी ने जो काम किए, तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसका असर कुछ दिन तक दिखेगा, आपको आने वाले कई सालों तक दिखेगा। तो अभी ये कहना कि एकदम से वहाँ से खारिज हो गए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कमज़ोर हुए हैं और सबसे बड़ी बात हताश हुए हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से पहले था कि लखनऊ में एक घर वो ले के रहेंगी लगातार 2017 के बाद, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे आने जाने से काम अब नहीं चलने वाला। उनका वर्कर भी निराश हो जाता कि 2 दिन के लिए लखनऊ आए, घूम के आप वापस चले गए। तो ये सब चीज़ें, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर हुई। एक तो पॉलिटिकल वजह है जो कि भट्ट जी ने बताया कि ओबीसी कहीं और चला गया, सपा बसपा में चला गया, जो अब भाजपा में चला गया, मुसलमान सपा में चले गए, सवर्ण बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस के पास कोई डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं बचा। लेकिन जो उनकी लीडरशिप है, इसी वक्त तो लीडरशिप की परीक्षा होती है। जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप में दिखना चाहिए कि ठीक है, हम लड़ेंगे, हार रहे हैं फिर भी लड़ेंगे। लेकिन अभी मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जब नेता ही लड़ते हुए नहीं दिख रहा तो कांग्रेस की हालत और बुरी होने वाली उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है।